ये कहानी सिर्फ एक फाइटर की कहानी नहीं है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसका जन्म लिटरली एक युद्ध के दौरान हुआ, जिसे बचपन में ही अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसने अपने और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए मजदूरी की, कंस्ट्रक्शन में काम किया और गिरते टूटते पत्थरों के बीच कभी अपने सपने को नहीं टूटने दिया। एक जापानीज प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है 8 बार गिरो और 9 बार उठो। अगर कोई आदमी इन्हीं शब्दों को जीता है तो उस आदमी की ये कहानी है। ये कहानी है उस आदमी की जिसके लिए हर सवाल का जवाब मेहनत था, और भी ज़्यादा मेहनत, और भी ज़्यादा मेहनत। इस आदमी को कभी अपनी यूएफसी की पहली हार के बाद ख़त्म माना जा रहा था, पर इस आदमी ने साबित किया कि वो ख़त्म है या नहीं, ये वो साबित करेगा, कोई और नहीं। ये कहानी है द मशीन की, ये कहानी है मेराब दविश्वीली की। मेरी कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं तो यकीन मानिए ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अनसब्सक्राइब भी कीजिएगा और 4 गाली देते हुए निकल जाइएगा। हम वापस चलते हैं मेराब पे। मेराब का जन्म 10 दिसंबर 1991 को तिबिलिसी जॉर्जिया में हुआ, जो कि उस समय जॉर्जियन सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि सोवियत रूस का एक हिस्सा था, की राजधानी था। मेराब दविश्वीली की फैमिली एक एथनिक जॉर्जियन फैमिली थी जो सोवियत जॉर्जियन रिपब्लिक में रहती थी, पर वो उसके उस हिस्से में रहती थी जिसे आजकल अबखाज़िया के नाम से जाना जाता है। मेराब के जन्म के कुछ दिनों बाद ही सोवियत रूस का विघटन हो गया और सोवियत रूस के सदस्यों के बीच आपस में युद्ध चालू हो गया, और ऐसा ही युद्ध अबखाज़िया में भी हुआ। युद्ध के पश्चात वहाँ से जॉर्जियन मूल के लोगों को निकाल दिया गया। कई लोगों का कहना है इसमें हजारों लोगों की मौत हुई और लाखों लोग विस्थापित हुए। जो लोग विस्थापित हुए उनमें मेराब दविश्वीली की फैमिली भी थी। वैसे आज भी मेराब के दिल में अबखाज़िया की जगह बनी हुई है। वो अपने आप को जॉर्जिया का सिटीजन तो बताता है, पर यह भी कहता है कि मेरा जन्म अबखाज़िया में हुआ था। जब मेराब की फैमिली 2 साल की उम्र में अपने ही देश में शरणार्थी बन गई, तब उनको जगह उनके रिश्तेदार ने तबिलिसी में दी। शायद यही ड्रामेटिक एक्सपीरियंस मेराब को इतना सॉलिड बनाता है। आखिर हम में से कितने लोग होंगे जिनको ये कह सकते हैं कि बचपन में ही उन्होंने अपना घर खो दिया, बचपन में ही उन्होंने ऐसे वायलेंस का सामना किया जिसमें लाखों लोग मारे गए। बचपन में ही ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने ही देश में शरणार्थी बन गए, वहाँ उन्हें तबिलिसी नाम की जगह शरण लेनी पड़ी, जहाँ कहने को तो उनके कुछ रिश्तेदार थे, पर हक जमाने के लिए ना कोई ज़मीन थी, ना कोई घर था, ना रोजी रोटी की कोई व्यवस्था। इस सब उथल पुथल के बीच भी मेराब दविश्वीली हंसने के लिए कुछ लम्हे चुरा लेता, और ये तब होता जब वो अपनी डेली रेसलिंग प्रैक्टिस पे जाता, जो कि उस समय के जॉर्जियन बच्चों के लिए एक क्लास की तरह थी, जहाँ हर किसी को जाना था, चाहे वो चाहे या ना चाहे। मेराब ने शुरुआत ग्रेको रोमन से की, और सबसे पहले उसने बहुत ही फेमस डायनामो तबिलिसी क्लब में अपने आप को साबित किया, और इसके बाद उसने जूडो और सांबो में भी ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। डायनामो क्लब के चीफ कोच ने मेराब दविश्वीली की प्रतिभा की पहचान तो कर ली, पर उन्हें पता था कि अगर ये लड़का जॉर्जिया में ही रह गया तो कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने मेराब के पिता को बुला के कहा कि इस लड़के में बहुत पोटेंशियल है, बट इस पोटेंशियल की जगह कहीं और है, जॉर्जिया में नहीं। खैर, मेराब के पिता को ये बात तो समझ में आई कि उसके पोटेंशियल की जगह जॉर्जिया में नहीं है, पर उन्हें ये बात भी समझ में आ रही थी कि वो डिस्प्लेस्ड लोग जिन्हें अपनी किस्मत खुद ही लिखनी थी। कुछ ऐसा ही विचार दिमाग में रख के उन्होंने अमेरिका आने का निर्णय लिया। 2000 से 2014 के बीच में ज़्यादातर ईस्टर्न यूरोपियन लोग अगर अमेरिका में कहीं आते तो वो जगह थी ब्राइटन बीच, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, और यही जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी मेराब की ज़िंदगी में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर, जैसे तैसे मेराब और मेराब की फैमिली अमेरिका आ तो गए, ब्रुकलिन आ तो गए, पर यहाँ भी उनके पास अपना कहने के लिए कुछ था नहीं। मेराब और मेराब के पिता ने एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करना शुरू किया, पर सिर्फ अमेरिका आ जाने से ही प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती। बहुत सी प्रॉब्लम तो पहले वाली थी, पैसे की कमी, रहने की जगह वगैरह वगैरह। पर अगर इन सब प्रॉब्लमों से मेराब जैसे लोगों को फ़र्क पड़ता तो हम आज उसकी बात थोड़ी ना कर रहे होते। जैसा कि मैंने कहा, कंस्ट्रक्शन में मेराब और मेराब के पिता दोनों ने काम करना शुरू कर दिया। जब कभी कोई ऐसी जॉब आती जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा होता और जिसे कोई करने को तैयार नहीं रहता क्योंकि वो कठिन और ख़तरनाक है, तो मेराब हाथ उठाता, क्योंकि डर तो उसे लगता नहीं और पैसे की उसे ज़रूरत रहती है।
और सच तो ये था कि यह ऑप्शनल जॉब तो थी नहीं, इनको ना करने की रिस्क मराब ले नहीं सकता था। कंस्ट्रक्शन में लोग एक शिफ्ट काम करने के बाद थक जाते हैं, वहीं मराब लगातार महीनों महीनों 2 शिफ्ट करता ताकि उसके पिता को कम काम करना पड़े। कंस्ट्रक्शन की दुनिया में बहुत ही कम लोग थे जो इतने लगातार काम कर सकते थे और इसी वजह से मराब को उसके कलीग मशीन करने लगे और यहीं से मराब द मशीन दवेशवेली का नाम पड़ा। ये बात सही थी कि किस्मत शायद मराब से बचपन से ही नाराज थी, पर ब्रुकलिन आने के 1.5-2 साल बाद मराब की किस्मत ने उसका साथ देना शुरू कर दिया। मराब ने छोटे छोटे अंडरग्राउंड रेसलिंग टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, पर मराब को पता था कि रेसलिंग में उसका भविष्य नहीं है, क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन नहीं है तो अमेरिका की तरफ से ओलंपिक जाने से तो रहा। किसी ने उसको सजेस्ट किया कि एमएमए का सबसे अच्छा बेस रेसलिंग होता है और रेसलिंग में तो मराब का कोई जवाब है ही नहीं। और जिसने ये सजेशन दिया उसी ने कहा कि ब्रुकलिन में एक बहुत अच्छा जिम है जिसे हम सभी सेरा-लांगो जिम के नाम से जानते हैं, और वो जिम तब तक 2 चैंपियन मैट सेरा और क्रिस वाइटमैन दे चुका था। इस जिम के हेड कोच आज भी उस दिन को याद करते हुए कहते हैं कि जब ये लड़का पहली बार उस जिम में आया था तो ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कंस्ट्रक्शन साइट से आया है, धूल से भरा हुआ था। इसकी रेसलिंग स्किल में तो कोई कमी नहीं थी, पर स्ट्राइकिंग के नाम पे इस बंदे को कुछ भी नहीं आता था। पर मराब की सीखने की भूख को देखते हुए रे लांगो ने इस सब बातों को माइंड नहीं किया। उस समय मराब सुबह उठता, 8 घंटे की कंस्ट्रक्शन साइट पे अपनी शिफ्ट करता और फिर 4 घंटे पैदल चल के अपने जिम पहुंचता, क्योंकि कार के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और बस का किराया वो अपने डिनर में यूज़ करता था। खैर जैसे तैसे मराब की ट्रेनिंग सेरा-लांगो सिस्टम में शुरू हो गई और यहीं मराब को अपना भाई जैसा दोस्त अल्जमेन स्टर्लिंग मिला। हम अल्जमेन स्टर्लिंग के बारे में आगे बात करेंगे, फिलहाल हम मराब पे जारी रहता है। और कुछ अमेचर फाइट के बाद अपना प्रोफेशनल डेब्यू भी किया। उसने प्रोफेशनल डेब्यू रिंग ऑफ कॉम्बैट 47 में किया, जहां उसे हार का सामना करना पड़ा। अगली फाइट जीती, पर फिर उसकी अगली फाइट फिर हार गए। यानी मराब के करियर के पहली जो 3 फाइट थी उनमें से 2 मराब हारा था। खैर मराब हार से रुक जाने वालों में से तो था नहीं, तो मराब ने एक के बाद एक 6 फाइट जीती। छठी फाइट एक्चुअली डेना वाइट के सामने कंटेंडर सीरीज के पहले सीजन की एक फाइट थी जो राफियन स्टार्स के खिलाफ हो रही थी। इस फाइट में भी मराब ने डोमिनेट किया, पर जीतने के बावजूद, डोमिनेटिंग विन के बावजूद डेना वाइट ने मराब को यूएफसी के लायक नहीं समझा। डेना वाइट का कहना था कि ये बहुत अच्छा ग्राइंडर है, पर इसमें फिनिशिंग एबिलिटी नहीं है। खैर फिनिशिंग एबिलिटी वाली बात सारी जिंदगी मराब का पीछा करने वाली थी। खैर यूएफसी प्रेसिडेंट के इस रिजेक्शन के बाद मराब ने हार तो नहीं मानी, पर निराश जरूर था। पर यह निराशा तब दूर हो गई जब उसके मैनेजर ने उसे कॉल किया और कहा कि एक्चुअली यूएफसी के एक फाइटर ने फाइट से नाम वापस ले लिया है, इसीलिए बहुत ही शॉर्ट नोटिस फाइट है, तुम करोगे? और मराब ना कहने वाले लोगों में से तो था ही नहीं। मराब ने हाँ कहा और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, पर फिर भी यूएफसी में वो अपनी पहली फाइट हार गया। पहली ही नहीं, उसकी दूसरी फाइट रिकी जमोन से हुई, जिससे एक बार फिर मराब को हार का सामना करना पड़ा। अब यूएफसी में मराब की पहली 2 फाइट में दोनों के दोनों मराब हार चुका था, पर जैसा कि मैंने कहा, हार से हार मानने वाले लोगों में मराब तो था ही नहीं। इसके बाद वो समय चालू हुआ कि रिकी जमोन वाली फाइट इस वीडियो के बनने तक उसकी आखिरी हार थी। इस फाइट के बाद मराब ने टेरियन वेयर को हराया, ब्रैड कैटोना को हराया, कैसी कैनी को हराया, गुस्टावो लोपेज को हराया और जॉन डॉटसन को हराया। जी हाँ, जॉन डॉटसन को यूएफसी का अगला सुपरस्टार कहा जा रहा था उस समय। तो डॉटसन को हराने के बाद सभी के सभी मराब पे ध्यान देने लगे। अगली फाइट में मराब ने कोडी स्टेनमैन को हराया और उसकी अगली फाइट में मार्लिन मोरायस को हराया, जो कि टाइटल कंटेंडर रह चुका था। अब इस फाइट के बाद किसी के दिमाग में ये शक नहीं रह गया था कि मराब दवेशवेली चैंपियनशिप कंटेंडर है। और इसके अगली फाइट में उसने 135 पाउंड के लेजेंड होजे ऑल्डो को हराया और इसके बाद उसे नंबर 1 कंटेंडर माना जाने लगा। पर यहाँ पे री एंट्री होती है अल्जमेन स्टर्लिंग की। मैंने आपसे कहा था ना कि मराब अल्जमेन स्टर्लिंग को दोस्त ही नहीं भाई मानता था, और इस समय चैंपियन कौन था? अल्जमेन स्टर्लिंग। यूएफसी की दुनिया में जहां लोग टाइटल शॉट पाने के लिए खून का रिश्ता भी बुला देते हैं, मराब दोस्ती का रिश्ता नहीं बुला पाया। मराब का कहना था कि
अल्जमेन उसका भाई है और जब तक वो चैंपियन है वो चैंपियनशिप के लिए फाइट नहीं करेगा। अगर आप इस चैनल को हमेशा से देखते हुए आए हैं तो आपको पता होगा कि इस सब के बाद मेरे दिल में कितनी इज्जत बढ़ गई मेहराब दवेशविली की। और जैसा कि हमेशा होता है यूएफसी को गुस्सा करने वाले को सज़ा दी जाती है और सज़ा के तौर पे मेहराब दवेशविली के सामने खड़ा कर दिया गया पियोटर यान। बाय द वे पियोटर यान वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर है, बट मेहराब दवेशविली ने पियोटर यान को 5 राउंड में ऐसा हराया है कि कोई कंपटीशन ही नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद यूएफसी ने माना कि पुराना चैंपियन हेनरी सेहूटो वापस आ रहा है तो उसे किसके सामने खड़ा कर दिया जाए, मेहराब दवेशविली के सामने, ताकि वो उसे सज़ा दे के नंबर 1 कंटेंडर के स्पॉट से हटा दे। पर एक्चुअली मेहराब दवेशविली ने हेनरी सेहूटो को हटा दिया और इस समय तक अल्जमेन स्टर्लिंग शॉन ओमैली से अपनी चैंपियनशिप हार चुका था। और अल्जमेन स्टर्लिंग ने बताया कि न सिर्फ मेहराब अल्जमेन को अपना भाई मानता है बल्कि अल्जमेन भी मेहराब को अपना भाई मानता है। इतने डिफेंस थे अल्जमेन स्टर्लिंग के कि उसे टाइटल रीमैच मिल सकता था, पर उसने रीमैच लेने की जगह 145 में जाना सही समझा ताकि उसके दोस्त के लिए जगह खाली हो जाए। और अगली फाइट हुई मेहराब दवेशविली वर्सेस शॉन ओमैली की। अगर एक राउंड को छोड़ दिया जाए तो इस पूरी फाइट में शुरू के 4 राउंड में ऐसा लगा नहीं कि मेहराब दवेशविली के सामने कोई लीग का फाइटर है शॉन ओमैली। खैर, हमेशा से मेहराब के सामने एक फिनिशर ना होने का टैग तो लगा ही था। यूएफसी को वो पसंद तब भी नहीं था और अब भी नहीं है, इसलिए उसे सज़ा के तौर पे 135 के डिवीज़न के सबसे खतरनाक फाइटर दिया गया जिसका नाम है उमर नरगोमेडोव। कई लोगों का तब भी मानना था और मेरे जैसे लोगों का आज भी मानना है कि उमर नरगोमेडोव शायद इस डिवीज़न का भविष्य है। तो इतने खतरनाक फाइटर को मेहराब के सामने दे दिया गया ताकि मेहराब से टाइटल छुड़ा के उमर के पास चला जाए और उमर लंबे समय तक उसे संभालें। पर दोस्त, मैंने आपको कहा था ना वीडियो की शुरुआत में, हर किसी सवाल का जवाब मेहराब के दिल में मेहनत था। उसने इतनी शानदार तैयारी की कि उमर नरगोमेडोव जैसा शानदार फाइटर भी उसके सामने एक एवरेज फाइटर ही नजर आया। फाइट क्लोज थी पर किसी के दिमाग में ये शक नहीं था कि फाइट किसने जीती। और जब ये वीडियो बन रहा है तो मेहराब की अगली फाइट एक बार फिर से शॉन ओमैली से होने जा रही है। वो फाइट मेहराब जीते या ना जीते, मेहराब द मशीन दवेशविली को किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत तो है नहीं, और कम से कम उन लोगों को तो साबित करने की ज़रूरत है ही नहीं जो इस चैनल को देखते हैं। कमेंट में आप बताइएगा कि आप कब मेहराब से पहली बार इम्प्रेस हुए थे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।